हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप सब बढ़िया होगा। और आज काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है, तो एक नया कोर्स जो है वहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। और जो कोर्स है वो है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज से हम लोग उसकी शुरुआत कर देंगे। और इस कोर्स में हम लोग बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत आराम से समय दे करके सीखें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बिगड़े ना कहीं पर भी, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं कि सेमीकंडक्टर के पार्ट से उठाएंगे, जहाँ से सेमीकंडक्टर के बेसिक्स हैं, कहाँ से सेमीकंडक्टर की शुरुआत होती है, क्या है उसके पीछे की फिजिक्स, किस तरह से बैंड फॉर्म्स होते हैं, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करते हैं, किस तरह से फिर हम लोग सेमीकंडक्टर्स जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके डिवाइसेस बनाते हैं, उन डिवाइसेस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है डायोड, क्या होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। कहाँ से? बिल्कुल बेसिक से। कहाँ की बेसिक? किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज़ को फॉर्म करने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस की बिल्कुल बेस पे जाएंगे कि है क्या आखिर में सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम से शुरुआत करते हैं। कि बिल्कुल एक बेसिक चीज़ जो कि हर चीज़ के पीछे की एक जड़ है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या था हमारे पास? ठीक है, तो आज से शुरुआत कर देते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पहली चर्चा जहां से हम लोग शुरू करेंगे वो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। क्यों इसकी शुरुआत कर रहा हूं? ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो पाए कि कहां से ये चीजें जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इसमें टर्मोलॉजी यूज होती है वो कहां से आती है। इस वजह से मैं इसको बहुत ही डीप से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, क्या चीज? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम सिंपली हमारे पास एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये हम कक्षा 9वीं से शायद पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, या पहले की कक्षाओं में काफ़ी पहले से हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं क्या होता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है। इस तरह की एक हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई है हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब वास्तविकता में हम थोड़ी सी इसकी क्वांटम टेक्नोलॉजी से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एक जो बोर्स मॉडल है, बोर्स मॉडल को समझते हैं। क्या होता है बोर्स मॉडल बताता है किस तरह से हाइड्रोजन एटम को हम लोग समझते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में या जिस तरह की भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें चक्कर लगाते हैं, क्या होता है उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या क्या हर जो ऑर्बिटल होती है वो मतलब पॉसिबल नहीं होती है, कुछ डेफिनेट लेवल्स में ही चक्कर लगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बोर्स मॉडल में करते चले आए हैं। आज हम लोग थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिकल शुरुआत इसकी देंगे, ताकि हम लोग बेसिक्स पे जा पाए, क्या होता है हमारे पास किसी भी सेमीकंडक्टर का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई इज इक्वल टू ई साई। ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। थोड़ी सी बेसिक सी बातें करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, जहां पर जब हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, जब हम ये पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो भी इनके बीच की पोटेंशियल है बेसिकली, उस पोटेंशियल को किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। तो वी आर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बीच में? माइनस ई स्क्वायर, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की पोटेंशियल क्या लिखेंगे? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसको यहाँ पर जब हम पुट करते हैं इस वी आर को, तो यहाँ पर हमें इसकी एनर्जीज के, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जीज के हमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है। कुछ जो सॉल्यूशन मिलता है आफ्टर पुटिंग दिस, वो जो सॉल्यूशन मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है। E इज इक्वल टू एम इंटू ई पे पावर ई स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर।
कुछ इस तरह का होता है, लगभग इस तरह का एक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो उसमें करेक्ट कर देना। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिखता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या पे क्या एक्सप्रेशन था, बट कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि अपन पूरा सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक स्वाद ले लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। उस एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमें दिखता है यहाँ पे एक माइनस साइन भी होता है, और उस एनर्जी के जो एक्सप्रेशन में हमें दिखता है कि ये चीज़ें तो कांस्टेंट लिखी हुई हैं, लेकिन ये कुछ 1/n² के साथ में चल रहा है। यहाँ पे n क्या है, n हम एक सिंपल कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू जो होंगी वो 1 2 3 इस तरह से चलती है। ठीक है, तो अगर हम n = 1 के लिए बात करते हैं, n = 1 के लिए बात करते हैं, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाती है? E की वैल्यू जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है हमारे पास। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, इस E की वैल्यू को उठा करके इसमें रखा। जो हमने E की वैल्यू को उठा करके इसमें रखा, तो हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन जो बन करके आता है, कुछ एक वेव फंक्शन बन करके आता है। वेव फंक्शन में इसका इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकल करके आता है जब E की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम सॉल्व करते हैं। मतलब E की कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही यहाँ से मिलेंगे। अगर हम n की वैल्यूज 1 2 3 रखते हैं तो जो वेव फंक्शन मिलता है वो हमें कुछ इस तरह का मिलता है कि 1/√* के अंदर πa0³ इंटू e⁻⁻r/a0, जहाँ पे a0 जो है वो बोर रेडियस होती है, जो हम लोगों ने बोर्स मॉडल में पढ़ी थी। ठीक है, बोर रेडियस होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग जब हम बोर मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। लेकिन जब आप इस मॉडल को देखते हैं, यहाँ से आप वेव फंक्शन निकालते हैं और आप देखते हैं कि जो साई आ रहा है, साई से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आती है हमारे पास वो कुछ इस तरह की आती है। आप इसको करोगे तो P × dP, एक छोटे से रीजन में R से R to R + dr, एक छोटे से हम रीजन में देखेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी 1/πa0³ इंटू e⁻²r/a0। ये आ रही है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? इंटू डी टाउ, उसका जो वॉल्यूम, तो डी टाउ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4πr² dr, उस छोटे से वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है वो कुछ एक सर्टेन, मतलब एक रेंज में आ रही होती है। जो प्रोबेबिलिटी है ये एक सर्टेन रेंज में आ रही होती है। इससे हम क्या समझते हैं कि जो वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वास्तविकता में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सिर्फ एक a0 पे नहीं होता है, यानी सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर नहीं काट रहा होता है। वो हो क्या रहा होता है कि वो r = 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी पाया जा सकता है। यानी वो ये नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो एक रीजन में पाया जाता है, तो इस वजह से इसको हम समझते हैं कि एक क्लाउड की तरह वो है, कहीं पर भी पाया जा सकता है, कहीं पर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसमें है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो है a0 पर, बोर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस मॉडल से हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि वास्तविकता में जो इलेक्ट्रॉन है वो कर क्या रहा है, वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है कहाँ पर। तो हमें ये पता चलता है कि वास्तविकता में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, वो हर जगह है। ये नहीं कि वो कोई मतलब भगवान की तरह है, वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी पाया जा सकता है। समझ आ रहा है ना? ये बहुत छोटे लेवल पर बातें हो रही हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है। एक कंक्लूजन हमें यहाँ से ये मिला कि इलेक्ट्रॉन जो है, हमने जब हाइड्रोजन एटम की बात करी थोड़ी सी, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो एक रीजन में कहीं पर भी पाया जा सकता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का? ओके। अब देखो, ये बात हमने करी जब हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम था, सिंपल हाइड्रोजन एटम था, इसकी हम लोगों ने बात करी। अच्छा, अब क्या बात करते हैं? पहले थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में लिखो, 2-4 लाइनें, फिर इसको मैं साफ करके आगे की बात करता हूँ। तो ये हमने बात करी कि जब हम बेसिक बात करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, तो n = 1 के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है। ये नहीं कि वो कहीं पर भी पाया जा सकता है, सॉरी, ये नहीं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर पाया जाएगा, वो कहीं पर भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी पाया जा सकता है उस पर्टिकुलर लेवल में। ठीक है, अच्छा, हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर सकते हैं। हम लोगों ने जो एनर्जी लिखी थी वो n = 1 के लिए लिखी थी हमारे पास, E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम n = 2 की बात करें तो उसमें जो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला था वो कुछ आया था, साई = 1/√πa0³
इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ये आया था सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट है। अगर हम इसको भाई 1/n स्क्वायर में चलता है ना, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए जब हम सॉल्यूशन, जब हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करते हैं इस एनर्जी की वैल्यू को, तो वहां पर जो वेव फंक्शन है उसका एक सॉल्यूशन नहीं आता है, उसके 4 सॉल्यूशन आते हैं टोटल। कितने? 4 सॉल्यूशन। और उन 4 सॉल्यूशन को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि साई 200, साई 2, इसको हम लोग यहाँ पे 100 से लिखते हैं। ठीक है, क्या है अभी बताता हूँ। साई 2 1 -1, साई 2 1 0, साई 2 1 1, ये 4 सॉल्यूशन आते हैं जब हम, अब उसका एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस क्या है वो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसके 4 एक्सप्रेशन आते हैं जब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करते हैं। वास्तविकता में होता क्या है कि जब भी हम वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज की हेल्प लेते हैं, जो कि हमारे पास n l ml, यहाँ पे ये है n, सेकेंड वाला है l और थर्ड वाला है ml। बात समझ आ रही है? n l और ml से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक भाई, यहाँ तक बात समझ आती है अपने को। अब जब हमने इन वेव फंक्शंस को देखा तो हमारे पास 4 वेव फंक्शन जो आ रहे थे, इसमें ये कुछ अलग था। ठीक है, ये 3 एक जैसे, मतलब एक जैसे का क्या मतलब है, कुछ इसमें जो सेकंड वाली क्वांटिटी इसमें 0 है और यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो 1 है। तो वास्तविकता में होता क्या है, जब हमने यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखा है तो l जो होता है वो वैरी करता है, लाइक हमने n की वैल्यू अगर है 1 2 3 सो ऑन, तो l की वैल्यूज होंगी 0 1 2 2 एंड -1, ये l की वैल्यूज होंगी फॉर अ n, फॉर अ गिवन n। तो हमने जब n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 1 रखा, तो l की वैल्यू केवल 0 आ गई। जब हमने l इज इक्वल टू 2 रखा तो l की वैल्यू आएगी 0 और 1, क्योंकि वो n-1 तक जा रहा है, यानी 0 लेगा, n-1 का मतलब क्या हो गया, 2-1, यानी 0 और 1 तक जाएगा, 0 से 1 तक जाएगा। तो 0 के लिए ये वेव फंक्शन आ गया और 1 के लिए ये 3 वेव फंक्शन आ गया। बात क्लियर है? जो पहला वेव फंक्शन ये आया था, ये जिस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है उसको हम बोलते हैं 1s ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर जो n इज इक्वल टू 2 के लिए आया है, यहां पर ये होता है हमारे पास 2s ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल होता है ये हमारे पास होता है 2p ऑर्बिटल। l इज इक्वल टू 0 को बोलते हैं हम s, l इज इक्वल टू 1 को हम बोलते हैं p, l इज इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर सिंपल, d, और l इज इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं s, s p d f। ये होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब हमने ये लिखा तो हमारे पास ये बन गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में आप देख रहे हो 3 स्टेट्स आ रही हैं, 3 स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, एक बात अगली जो है यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं वो थी स्पिन। स्पिन किसकी? जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कंसीडर करते हैं। जब स्पिन कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब स्पिन कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो +½ और -½ हम लिख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसका बाहरी क्लासिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसके करस्पॉन्डिंग 2 स्पिन पॉसिबल होती है। तो एक स्टेट के लिए 2 स्पिन पॉसिबल हैं, तो 3 स्टेट के लिए कितनी स्पिन पॉसिबल होंगी? 3 यहाँ पर ऑर्बिटल के लिए टोटल कितनी स्टेट्स पॉसिबल होंगी? 6, क्योंकि यहाँ पर एक में हमारे पास 2 स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो लाइक अगर s की बात करें, ये 1s है ना, तो s की अगर हम बात करें तो s में केवल 2 क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, 2 क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, p की जब बात कर रहे हैं, जब l इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो l इज इक्वल टू 1 में कितनी आई है? 3 ये वेव फंक्शंस आए, यानी इंटू 2 कर दो, टोटल कितनी क्वांटम स्टेट्स हो गई? तो p के लिए टोटल 6 क्वांटम स्टेट्स आती हैं, 6 क्वांटम स्टेट्स होती हैं, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हम टोटली रख सकते हैं। इसको हम कुछ एनर्जी लेवल्स की सहायता से भी दिखा सकते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन एटम में हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब हम हाइड्रोजन एटम से आगे बढ़ते हैं, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं तो हम अब अपर एनर्जी लेवल्स की भी बात कर सकते हैं। लाइक हमारे पास 1s हो गया, 2s, 2p, 3s, इस तरह से है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो मान लो हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि 15 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें भर सकते हैं, नहीं, हमें वो भरना पड़ेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक क्वांटम स्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब 1s की टोटल क्वांटम स्टेट्स कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 2, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। 2s यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं हमारे पास, यहाँ पर भी s है, 2 क्वांटम स्टेट्स होंगी, यानी एक अप एक डाउन। p टोटल कितनी क्वांटम स्टेट्स होती हैं हमारे पास, 6, तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 6, 3 अप वाले 3 डाउन वाले। समझ आ रहा है? इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में। जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, जब उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम इस तरह से उसको दिखाएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई है? हम शुरू कहाँ से किए, हम हाइड्रोजन एटम से शुरू किए कि हाइड्रोजन एटम के लिए हम वेव फंक्शन किस तरह से लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने वेव फंक्शन भी निकाल लिया। अब आगे जब हम जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटम स्टेट्स बनती हैं वो हमने देखी किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से हम एनर्जी लेवल को दिखाते हैं। सिंपल सी बात है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि हम किस तरह से एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं, किस तरह से उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरे जाते हैं, इतने, क्या बात समझ आई कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, ये एनर्जी लेवल SPDF ही क्यों है, तो उसको इससे हम समझ सकते हैं। ये हमारा फंडा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। इसको उतारो। तो हमने बात करी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरह का एटम, उसके लिए हम किस तरह से एनर्जी लेवल्स को दिखाते हैं, किस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करते हैं, एस में कितने आते हैं, पी की कितनी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब पहले हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया। अब हम क्या करते हैं, एटम्स को बढ़ाते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएंगे, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने एक इस तरह का या हमने मान लो कुछ वेपर लिया, एक वेपर, किसी भी एटम का हमने वेपर लिया। एटम मतलब क्या, जो हमने कई सारे एटम्स को एक साथ अरेंज किया और वेपर फॉर्म में है। मान लो हम सोडियम वेपर की बात कर रहे हैं, मान लो हम सोडियम वेपर की बात कर रहे हैं, सोडियम वेपर की बात कर रहे हैं। जब हम सोडियम वेपर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे पास कई एटम्स हैं, 1 2 3 4, इस तरह से कई एटम्स हैं हमारे पास। लेकिन वो जो है वेपर में क्या होता है कि जो भी एटम्स हैं वो काफ़ी दूर दूर है, उनका जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास इंटरैक्शन जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का है, ये एक दूसरे से इंटरैक्शन नहीं होता है, इसमें एक दूसरे से इंटरैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको पास लाना शुरू कर दें, अगर हम इसको पास लाना शुरू कर दें, यानी वेपर से हम सॉलिड की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, वेपर से हम सॉलिड की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, तो अब क्या होगा, ये सारे एटम्स आप पास पास होने लगेंगे, यानी एटम्स हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगे। एटम्स कुछ इस तरह से हो गए। जब हमारे पास एटम्स बहुत क्लोजली आ जाते हैं तो उसमें होता क्या है वास्तविकता में कि जो न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करने लगते हैं। यानी इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सारे आपस में इंटरेक्शन करने लगते हैं। जब इंटरेक्शन होता है तो वास्तविकता में क्या होता है, लाइक हम जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन या सॉरी जब हम सिंगल एटम के लिए लिख रहे थे या मल्टी इलेक्ट्रॉन भी थे हमारे पास, तो एक एटम के लिए जब एनर्जी लेवल्स दिखा रहे तो क्या आ रहा था हमारे पास, इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से आ रहा था 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से चल रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि जब हमने इंटर एटॉमिक सेपरेशन को कम किया तो हुआ क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन है वो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होता है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, अभी जो इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका एनर्जी लेवल यहाँ आ रहा था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की वजह से इसका एनर्जी लेवल जो था वो बढ़ गया या कम हो गया। तो हो सकता है जो एनर्जी लेवल हो यहाँ शिफ्ट हो गया हो सकता है एनर्जी लेवल यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े थोड़े से इंटरेक्शन की वजह से। कहाँ के, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके ज़्यादा शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, यानी जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट वाले, उनके जो शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो होगा क्या, मान लो इस तरह से था, तो अब क्या होगा कि
एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इतना शिफ्ट हो रहा है तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन 10⁻23 कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट होगी वो मान लो किसी की यहाँ आ गई, किसी की यहाँ आ गई, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी इस तरह से शिफ्ट होती है। तो होता क्या है कि इस तरह की एनर्जी शिफ्टिंग से वो एक लाइन से बैंड में पहुंच जाता है। अब वहाँ पे एनर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, अब वो एक पूरे बैंड में वैरी कर रही है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ है, किसी इलेक्ट्रॉन की यहाँ है, किसी की यहाँ है। तो इस तरह से लाइन से हम बैंड में पहुंच जाते हैं। अभी तक हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे थे, हम एनर्जी बैंड की बात करेंगे। अभी तक हम एक लेवल की बात कर रहे थे, यहाँ से हम बैंड में पहुंच जाते हैं। और बैंड कहाँ पे ज़्यादा बनेगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जब इसको बैंड्स में, जब हम यहाँ पे इंटरएक्शन, जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करेंगे, या हम सॉलिड की बात करेंगे, सीधा हम बात करें सॉलिड की बात करेंगे, तो वहाँ पर होगा क्या कि ये जो लेवल्स हैं वो बैंड्स में बंटने लगेंगे। तो जो 1s वाला होगा वो बहुत कम हमारा बैंड बनेगा। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे का लेवल है, तो इसमें इतना भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो बैंड्स हैं वो हमारे पास कुछ चौड़े होते जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरह से हम बैंड्स को दिखाते हैं। तो ये हमारे पास 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p, ये 3s, ये 3p। तो अब जो है वो एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब जो कॉन्सेप्ट बन चुका है वो बैंड्स का बन चुका है, जहाँ पे इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है और ये फंडा है। तो इस तरह से हम बैंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वास्तविकता में एनर्जी लेवल्स क्या थे और किस तरह से यहाँ से बैंड में स्विच करते हैं। क्या होता है बैंड? समझ आया बैंड है क्या? एक्चुअली कि जो भी हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स जब आ चुके हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है ड्यू टू इंटरैक्शन, और जब इंटरैक्शन आया तो एनर्जी लेवल ऊपर नीचे गया, इसकी वजह से एनर्जी एक पर्टिकुलर रेंज में आ गई और उस रेंज को हम बोलते हैं बैंड। बात क्लियर है यहाँ तक? बैंड की बात समझ आई? ठीक है, शादी वाला बैंड नहीं है बजाने वाला, ये अलग बैंड है। इस बैंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह जो भी हमारे पास दिया गया होगा सॉलिड, जो भी हमारे पास दिया गया होगा मटेरियल, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बैंड्स को फिल करते हैं। उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम बैंड्स को फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। अगर हम सोडियम की बात करें तो ध्यान से देखो क्या होगा हमारे पास। सोडियम की बात करें, सोडियम क्रिस्टल है, ठीक है, मटेरियल पूरा सॉलिड, सोडियम हमारे पास सॉलिड है पूरा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1। ठीक है, 11 होते हैं ना इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 6 4 10 1 11। ठीक है, अच्छा, तो होगा क्या? ये सॉलिड की बात कर रहा है। ठीक है, सॉलिड में जो 1s है वो पूरा भरा होगा। ठीक है, 2s जो होगा वो पूरा भरा होगा। 2p जो है वो पूरा भरा होगा। 2p जो है वो पूरा भरा होगा, लेकिन 3s जो है वो आधा भरा हुआ है। वो कितना भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है। ठीक है, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे और जो पूरा भरा हुआ बैंड हमको मिलेगा, जो भी हमको कंप्लीटली फिल्ड एक बैंड मिलेगा फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम टॉप, जो भी हमको फुली फिल्ड एक बैंड मिलेगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं हम? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? द लोएस्ट एनर्जी बैंड विच इज completely filled, lowest band which is completely filled, ठीक है। दूसरा, अगर हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्शियली फिल्ड, लाइक इसमें क्या है? आधा फिल्ड। तो इसको हम बोलेंगे जो पार्शियली फिल्ड वाला होगा ऊपर से नीचे आने पर, वो पहला जो मतलब बोल सकते हैं कि नॉट कंप्लीटली फिल्ड, बोल सकते हैं नॉट कंप्लीटली फिल्ड, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन
बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड वो लोएस्ट एनर्जी बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। लोएस्ट एनर्जी बैंड which is not completely filled, which is not completely filled। बात क्लियर है? इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो पूरा भरा है ऊपर से नीचे आने पर वो हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। सॉरी, वो वैलेंस बैंड है। जो पार्शियली भरा हुआ है या नॉट कंप्लीटली फिल्ड है उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब एक काम करना, अभी एक होमवर्क देता हूं मैं। आप मैग्नीशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, आप उसके लिए जरा सोचना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरह का बनता है। फिर से सुनना, मैग्नीशियम के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरह का बनता है, क्या कौन से किस वाले लेवल को हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे और किस वाले लेवल को हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब यहां से आज के लेक्चर को हम लोग रोक रहे हैं, ठीक है। आगे की जो बात है, मैग्नीशियम की जो बात है, उसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरह से जो बैंड है उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट नाम देते हैं, जो कि हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं। फिर वहां से हम सेमीकंडक्टर वर्ड को उठाएंगे और फिर उसकी पूरी महाभारत करेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या ये इंट्रोडक्शन जो है आज का समझ आया है कि वास्तविकता में कहाँ से बैंड फॉर्म्स हो रहे हैं, कहाँ से एनर्जी लेवल्स आ रहे थे, किस तरह से एनर्जी लेवल से बैंड्स बने हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी था अगर हम सेमीकंडक्टर को समझना चाहते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।